मल्टी बैगर सीरीज़ में हमारी जो अगली कंपनी है वो है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट को डिस्कस करने से पहले इसके ग्रुप को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये जो ग्रुप है यूनस ग्रुप, ये सिर्फ सीमेंट के सेक्टर को नहीं हैंडल करता बल्कि और भी बहुत सारे डिवर्सिफाई इनके पास बिजनेसेस हैं। और ये पाकिस्तान बनने से पहले का इनका ग्रुप काम करता आ रहा है और 1962 में ऑफिशियली ये पाकिस्तान में काम करना स्टार्ट करते हैं। अब कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर में ये काम करते हैं उसमें टेक्सटाइल भी आपको देखने को मिलेगा। सीमेंट तो आपको पता ही है लकी सीमेंट के साथ, फिर एनर्जी के शोबे में, पावर के शोबे में, केमिकल के शोबे में, फार्मास्यूटिकल के शोबे में, रियल स्टेट के शोबे में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, इवन कि एविएशन के शोबे में भी ये काम करते हैं। और सिर्फ ये पाकिस्तान में एज अ लोकल ब्रांड काम नहीं करता बल्कि इंटरनेशनली भी ये काम करता है। और मेन इनका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो इंग्लैंड में आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं इनका विज़न, इस ग्रुप का विज़न और मिशन क्या है। तो विज़न की तरफ जाएंगे तो मेन इनका ये है कि इस ब्रांड को, ये लकी सीमेंट के ब्रांड को पूरी दुनिया में आलमी सतह पर लेके जाना है और जो अपने शेयर होल्डर्स हैं, जो अपने पार्टनर्स हैं, उनमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करवाना है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसके साथ एज अ पार्टनर अटैच होंगे उतना ही ज़्यादा लकी सीमेंट के जो ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है, वो दुनिया में फैलेगी। मिशन इनका क्या है? आला मेयार का सीमेंट तैयार किया जाए और जदीद टेक्नोलॉजी लेके आई जाए, इंसानी वसाइल को बरूए कार लाया जाए। ये सारे के सारे इनके मिशन में आ जाते हैं जो कि इनकी फ्यूचर आउटलुक पोजीशन को बहुत बेहतर कर देता है। अब कंपनी क्योंकि बहुत ही डिवर्सिफाई किस्म की है, बहुत सारे बिजनेसेस एक ही अम्ब्रेला के नीचे हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेंशन कर दिए हैं कि आप लकी कोर इंडस्ट्री को देख लें जो केमिकल से रिलेटेड काम कर रही है, लकी इलेक्ट्रिकल पावर को देख लें जो थर कोल में अपना काम कर रही है, थर के कोयले से बिजली बना रही है, लकी मोटर्स को देख लें तो आप किया की मोटर्स, जितनी भी किया से रिलेटेड गाड़ियाँ वो सारी की सारी लकी मोटर के अम्ब्रेला के नीचे हैं। फिर लकी होल्डिंग को देख लें तो बहुत सारी कंपनीज़ को लकी होल्डिंग एज आ शेयर होल्डर उनको हैंडल करती है। इसके अलावा आप यूनस एनर्जी लिमिटेड है, नेशनल रिसोर्सेज है, लकी कोर इंडस्ट्री है, लकी टीजी प्राइवेट लिमिटेड है, बहुत सारे जो आपको नंबर्स ऑफ कंपनीज नज़र आएंगी इस अम्ब्रेला के नीचे, जो ये सब की सब लकी सीमेंट के नीचे हैं। और लकी सीमेंट को कौन होल्ड करता है? वो यूनस ग्रुप होल्ड करता है। अब मैं आपको लकी सीमेंट की जो मेजर कंपनीज़ है ना हमारे पास, जो मेजर काम कर रही हैं इंडस्ट्री में, वो बता देता हूँ कि उसमें लकी सीमेंट आ जाता है। ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर है सीमेंट के लिहाज से। इसके अलावा हम लकी सीमेंट को, लकी टेक्सटाइल को देखते हैं, लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है हमारे पास ये। फिर लकी मोटर्स है जो कि किया और पियागोटो की गाड़ियाँ पाकिस्तान में लेकर आता है। इसके अलावा ICI पाकिस्तान है जो केमिकल, फार्मास्यूटिकल और सोडा ऐश को देखता है। फिर लकी एनर्जी जो थर्कोल की एनर्जी को मैंने आपको बताया, इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है LEPCL, ये उसको 660 मेगावाट का इन्होंने कोल पावर प्लांट पोर्ट कासम में लगाया हुआ है और एक ये थर कोल पे भी काम करें। और लकी कोर वेंचर्स है हमारे पास। लकी एयर है जो जितनी भी कार्गो सर्विसेज हैं रिगार्डिंग एविएशन से रिलेटेड वो सारी लकी देता है। और लकी ग्लास और अदर बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप, बहुत बड़ा, मतलब कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होगा जहाँ लकी के फुटप्रिंट नहीं आपको नज़र आएंगे। नेक्स्ट मैंने ये आपके सामने लकी के जितने ब्रांड्स हैं वो ऐड कर दिए हैं कि जो हमें लोकली यहाँ पे काम करते हुए नज़र आते हैं। उसमें लकी सीमेंट मेन है, फिर लकी कोर इंडस्ट्री है, ये अलहदा शेयर भी स्टॉक मार्केट में काम करता है। फिर लकी इलेक्ट्रिक पावर है, लकी मोटर्स हैं, फिर नजमतुल सावा है, फिर नेशनल रिसोर्सेज वाले हैं, सिमको वाले हैं। ये सब के सब ब्रांड्स हैं लकी सीमेंट के। इस स्लाइड में हमने ऐड कर दिए हैं कि लकी कितने किस्म के सीमेंट और कितने किस्म के ग्रुप्स चला रहा है। सीमेंट में भी सिर्फ एक लकी सीमेंट नहीं है, उसकी भी आगे उसने मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस बनाई हुई हैं। ये इसमें मैंने ऐड कर दिया कि राज सीमेंट वाले और दूसरे बहुत सारे सीमेंट वाले भी लकी सीमेंट की ही ब्रांचेस हैं, उसी के अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे होते हैं। अब हम इस लकी सीमेंट का एक स्वाट एनालिसिस निकाला है। ये एक इंटरनेशनल टर्म है कि इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो अगर हम लकी सीमेंट के लिहाज से उसका स्वाट एनालिसिस देखेंगे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, बरामद भी अच्छे तरीके से करती है, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और हर किस्म का बिजनेस इस कंपनी के पास है। मतलब कि अगर इनको 1, 2, 4 बिजनेस में लॉसेस भी आ जाएँ और उस पर बुरा टाइम भी आ जाए तो इनके अदर बिजनेस इतने ज़्यादा कोई ना कोई आपको प्रॉफिट में मिलेगा ज़रूर। तो कंपनी किसी भी वक्त, किसी भी सिनेरियो में, किसी ना किसी सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे हम देख लें कि अभी जो बिजली के पावर प्लांट्स पे बुरा वक्त आया तो इनके अदर बिजनेसेस ने उनको हैंडल कर लिया, उस लॉसेस को बियर कर लिया। अगर हम कमज़ोरियों की तरफ इसकी चला जाएँ तो कोयले की, तवानाई की जिस तरह कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, या बिजली की जो कीमतें ऊपर नीचे होती हैं हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है या कोई तामीराती शोबे में कमी आ जाती है, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाते हैं, तो वो इनको मसला वहाँ पर पैदा होता है।
होता है। तो ये इसकी जनरल सी जो हर कंपनी हर बिज़नेस की वीकनेस है वही इसकी नज़र आती हैं। मौके क्या है कि सी पैक एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है पाकिस्तान में, और अभी सऊदी या पाकिस्तान के एग्रीमेंट होने की वजह से भी इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, बरामदात के मौके पैदा होंगे। GCC कंट्रीज़ में और गल्फ़ में पाकिस्तान ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट कर पाएगा, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तो वहाँ पाकिस्तान का सीमेंट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होगा। फिर वहाँ बहुत सारे और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। मैक्सिमम जो हमें ख़तरात नज़र आते हैं इस कंपनी में या इस बिज़नेस से रिलेटेड वो है रुपया। सबसे बड़ा जो मसला हमारे पास है कि हमारा रुपया डीवैल्यू हो जाता है, वो स्टेबल ही नहीं रहता कभी। तो कंपनी क्योंकि बरामदात और दरामदात दोनों शोबों में होती है, तो उसकी ये चीज़ को बहुत उसको हिट करती है जाके। और सीमेंट की कंपनियों के दरमियान आपको ये चीज़ इल्म में होनी चाहिए कि पाकिस्तान में 2 तरह के सीमेंट प्लांट काम करते हैं, एक नॉर्थ साइड वाले हैं, एक साउथ साइड वाले हैं। अब कंपनी के फुटप्रिंट कहाँ पे हैं, तो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि हर सूबे में तकरीबन हर बड़े शहर में आपको इसके फुटप्रिंट नज़र आएंगे, इसके ऑफिसेज नज़र आएंगे, ये कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं वो सब। लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, हर जगह पे आपको इसके कुछ ना कुछ फुटप्रिंट नज़र आएंगे ज़रूर। अब कंपनी को स्टॉक मार्केट के लिहाज से देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपनी का शेयर किस पोजीशन पे इस वक्त स्टैंड कर रहा है। तो हमारे क्योंकि ये स्टॉक भी स्प्लिट हुआ है, इसकी भी जो फेस वैल्यू उसको कम किया गया है, 10 रुपये से कम करके 2 रुपये कर दी गई है। तो हमने देखा कि जो स्प्लिट होने से पहले इसका रेट तकरीबन 1800 के करीब चला गया था, फिर स्प्लिट होने के बाद रेट अराउंड 300 आ गया। तो इस वक्त कंपनी का शेयर अपने वही 300 वाले वैल्यू से ऊपर बहुत इंक्रीज़ हुआ है अच्छे रिजल्ट की वजह से, और अभी इस वक्त देख रहे हैं कि हम 550 के करीब शेयर कंपनी का ट्रेड हो रहा है स्टॉक मार्केट में। अभी इसने 4 रुपये का डिविडेंड भी दिया हुआ था, तो उस वजह से भी हमने देखा है कि इस शेयर की वैल्यू में थोड़ा सा इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। 52 वीक का लो जो हमारे पास है वो 274 है, ऑल टाइम हाई जो है हमारे पास 1800 के करीब है। सेक्टर की पीई रेशो इस वक्त 24 चल रही है, यानी कि सीमेंट सेक्टर की जो पीई रेशो है वो हमारे पास अराउंड 24-25 चल रही है, जबकि इसकी पीई रेशो अराउंड 8 है। तो अभी पीई रेशो इसकी बहुत कम है इसके रिजल्ट के हिसाब से, क्योंकि अभी स्प्लिट वाला जो पार्ट है वो अभी तक पूरी तरह एडजस्टेबल नहीं हुआ कंपनी के इस शेयर प्राइस के अंदर। तब वो होगा तो हमें एक एग्जैक्ट प्राइस सामने आ जाएगी कि इस वक्त कंपनी का शेयर जो है वो किस प्राइस पे ट्रेड होना चाहिए। अब एग्जैक्टिव बाइंग की तरफ चलते हैं। एग्जैक्टिव बाइंग में आप देख रहे हैं कि मुसलसल यहाँ पे आपको बायर नज़र आएंगे, इसके एग्जैक्टिव भी, वो सेलर नज़र नहीं आएंगे। ज़्यादातर कंपनी जो अच्छी कंपनी होती है उसको कभी भी उसके एग्जैक्टिव सेल नहीं करते, हमेशा अपने पास होल्ड ही रखते हैं। तो कंपनी का जो हम क्वार्टरली एनालिसिस कर लेते हैं कि इसके रिजल्ट और इसकी सेल्स का क्वार्टरली एनालिसिस क्या है हमारे पास। तो क्वार्टरली अगर देखें तो कंपनी के जो क्वार्टर 1, 2 और 3 2025 की जो सेल्स थी वो पहले क्वार्टर में 22 रुपये, दूसरे में 24 रुपये और तीसरे में 9 रुपये कम हो गई। और अगर इसका हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2023 में तकरीबन 43 के पास अर्निंग थी, 2024 में तकरीबन 18 रुपये के पास अर्निंग, और 2025 में हमारे पास जो इसकी अर्निंग आ रही है वो 22 रुपये के अराउंड आ रही है। अब कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट को इसके टोटल एसेट के साथ। तो हमारे पास जो इसके टोटल एसेट हैं वो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट में हमें बहुत ज़्यादा डिवर्सिफिकेशन नज़र आ रही है। वो ये है कि अगर हम इसे क्वार्टर ऑन बेसिस पे देखें तो हमें 2025 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट तो बहुत अच्छा मिलता है, उसमें अच्छी ग्रोथ आई है। लेकिन 2025 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट इतना बेहतर नहीं आया, लेकिन कंपनी की ओवरऑल सेल जो है वो बहुत बेहतर है। इसमें जो इत्मीनान बख्श बात ये है कि कंपनी के एसेट जो है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कमी नहीं आ रही, जबकि नेट प्रॉफिट जो है वो मुल्की हालात की वजह से ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी का जो बेसिक फ्री फ्लोट हम देख रहे हैं वो 30% के अराउंड है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू को आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि वो 10 रुपीज़ नहीं है, वो 2 रुपीज़ है। अब कंपनी का जो इस क्वार्टर का रिजल्ट है जिस पे डिविडेंड अनाउंस हुआ है, यानी कि ये साल का आखिर का इसका रिजल्ट था, पूरे साल का भी रिजल्ट इसमें मर्ज होकर आना था और उसी के हिसाब से डिविडेंड मिलना था, और इस क्वार्टर का स्पेशल रिजल्ट भी हमारे सामने आना था। सो रिजल्ट पढ़ने का मैंने आपको बेहतरीन तरीका बताया हुआ है कि आप उसके एसेट देखेंगे, उसके करंट एसेट देखेंगे, उसके जो टोटल एसेट्स हैं वो देखें, करंट लायबिलिटीज़ देखें। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले ग्रोस रेवेन्यू हमारे पास कितना है, तो वो पिछले साल से बहुत अच्छा आया है ग्रोस रेवेन्यू भी, उसको हम हाईलाइट कर दूंगा। ग्रोस प्रॉफिट को आप देख लें, और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन और बिफोर टैक्सेशन, ये दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। और उसके बाद आपके पास नेट वैल्यू आ जाती है कि पिछले साल हमारे पास 2024 में इसके पूरे साल की जो EPS थी वो 44 के अराउंड थी, और इस साल 52, यानी कि तकरीबन 8 रुपये का अर्निंग में इजाफा हुआ है, जिसकी बुनियाद पर ही 4 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया गया। तो ये मैंने एक चार्ट शेयर किया है कि आपको समझने के लिए आसानी हो जाए कि ग्रॉस प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पिछले 6 साल का कंसिस्टेंटली आप देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है हमारे पास, नेट प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, और ये पिछले हर साल आप देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, इसमें कमी नहीं आ रही। तो ये कंपनी की सबसे अच्छी चीज़ है कि वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुसलसल तरक्की करती जा रही है हर सेक्टर में, सेल्स रेवेन्यूज़ में भी, टोटल एसेट में भी, शेयर होल्ड इक्विटी में भी, सेल्स ऑफ कॉस्ट में भी, हर जगह पर उसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें तरक्की नज़र आ रही है।
अब लास्ट में हम इसके मुस्तकबिल का जायज़ा ले लेते हैं कि इनका फ्यूचर आउटलुक कैसा नज़र आता है। तो ये अपने कारोबार को दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, तवानाई, ऑटोमोबाइल, बैनुल-अक़वामी मंडियों तक फैला रहे हैं इसको। और इसमें बहुत बड़ा इनका जो शेयर पार्टनर है वो लकी कोर इंडस्ट्री में भी यानी कि केमिकल से रिलेटेड भी है। और तकरीबन लकी मोटर पावर कंपनी में तो 100% की मलकियत इन्हीं की है। फिर पोर्ट कासिम 660 मेगावाट का कोर पावर प्लांट भी यही कंपनी चला रही है। तो हमें नज़र आ रहा है कि दिन ब दिन अपने बिज़नेस को डिफरेंट सेक्टर्स में बढ़ाते जा रहे हैं। और उस लिहाज से अगर इसका फ्यूचर आउटलुक देखें तो इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर आउटलुक नज़र आता है। इसी वजह से कंपनी ने अपने जो शेयर होल्डर्स की तादाद को बढ़ाने के लिए अपने बहुत महंगे शेयर्स को स्प्लिट करके कम प्राइस पर लेकर आए हैं, ताकि बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स की तादाद को बढ़ाया जा सके। अब कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया था वो था 4 रुपये का, और अगर कोई किसी ने इसका डिविडेंड लेना था तो 16 सितंबर तक उसके पास ये शेयर रहना चाहिए था, और एक्स डेट इसकी 17 सितंबर थी। हमने, क्योंकि मेरी टीम ने इसका डिविडेंड नहीं लिया, तो इसलिए हमने इसको बिफोर एक्स डेट या स्पोर्ट डेट नहीं अपलोड की कंपनी का रिज़ल्ट का या कंपनी की वीडियो। हमने इसलिए बाद में ये अपलोड करें क्योंकि हमने इसका डिविडेंड लेना नहीं था, क्योंकि जिस पे भी हम वीडियो बनाते हैं जिसका हमने डिविडेंड लेना होता है उसको बिफोर एक्स डेट अपलोड करते हैं। तो इस वजह से हमने, क्योंकि इसका डिविडेंड लेना नहीं था, इस वजह से इसको बाद में अपलोड कर रहे हैं। तो अब सबसे बेसिक जो चीज़ पे चले जाते हैं कि लोगों का जो सबसे अहम सवाल होता है कि हम शेयर को किस प्राइस पर ख़रीदें, कौन सी इसकी फेयर वैल्यू होगी जहाँ पे इसको ख़रीदना चाहिए। तो ये मैंने कुछ आपके पास आपने स्पोर्ट 1, स्पोर्ट 2 और स्पोर्ट 3 लगा दी हैं, और रेजिस्टेंस आपके सामने मेंशन कर दी है कि जो, क्योंकि अभी ये स्प्लिट होने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास जो बेसिक रेजिस्टेंस इस वक्त करंट रेट्स पे आएगी 495 के अराउंड आएगी। स्पोर्ट 1 जो इसकी बनती है वो 476, स्पोर्ट 2 हमारे पास 445 के अराउंड आ जाएगी, और स्पोर्ट 3 हमारे पास 412 के अराउंड आ जाएगी। तो अगर आपने जो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर बाय करना है या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बाय करना है, तो उस लिहाज से आपने स्पोर्ट 1, 2, 3 को बिल्कुल अपने जहन में रख के फिर बाय करना है। बहुत शुक्रिया आप सबका।